आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल AK क्लासेस में। तो आज हम लोग मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 के लिए जो कि 17 फरवरी हमारा हिंदी का पेपर होने वाला है, वह सभी 20 VVI और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं के लिए इम्पोर्टेंट है। 2025 में यह सभी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। तो आप सभी विद्यार्थी यह 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास हिंदी का जरूर कर लीजिएगा ताकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के बेहतर तैयारी हो पाए और आपके एग्जाम में सभी प्रकार के क्वेश्चन बन पाए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आपसे एक छोटा सा यह रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त 20 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास हिंदी का कर पाए और उनका भी फाइनल बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी हो पाए। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है मगम्मा का चरित्र चित्रण करें। पहला नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है मगम्मा का चरित्र चित्रण करना है, यानी मगम्मा का वर्णन करना है। तो यह दही वाली वर्णिका पाठ, दही वाली मगम्मा पाठ से लिया गया है और दही वाली मगम्मा का वर्णन किया गया है इस पाठ में। जो कि दही मगम्मा क्या करती थी तो दही बेचती थी और कहाँ बेचती थी तो बंगलुरु में बेचती थी और जो भी पैसा कमाती थी घर लेकर आती थी और अपने बहुओं और बेटे को देता था। और मगम्मा के परिवार में टोटल कितने आदमी था तो मगम्मा के परिवार में टोटल 4 आदमी था। कितने आदमी था तो 4 आदमी था। और कौन कौन था तो एक मगम्मा था, कौन था, एक मगम्मा था और एक उसका पोता था और एक मगम्मा का बेटा था, तभी उसके पोता भी हुए और उसका बहू भी था, मगम्मा का एक बहू भी था। तो टोटल कितना आदमी था तो 4 आदमी था मगम्मा के परिवार में। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट का क्वेश्चन का आंसर क्या है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है मगम्मा का चित्र चित्रण करना है। तो उत्तर में आप लोग लिखिएगा नोटबुक में इसी प्रकार लिखिएगा। किस प्रकार? इसी प्रकार लिखिएगा। मगम्मा अपना काम काज कर घर चलाने वाली गांव की एक अच्छी औरत थी। क्या थी तो मगम्मा अपना काम काज करने घर का करने वाले गांव की क्या थी तो एक महिला थी। आप लोग औरत की जगह पर महिलाएं भी लिख सकते हैं। गांव की एक अच्छी महिला थी जो अपना काम यानी अपना धंधा करती थी। शहरों में किस में करती थी तो शहरों में दही बेचने का कार्य करता था मगम्मा। और लिखा गया है यहाँ पे वह गांव से दूर शहर में दही बेचने की जाती थी। क्या? वह गांव से दूर शहर में दही बेचने जाती थी और शहर से घर के लिए पैसा कमा के लाती थी। शहर से दही बेचकर पैसा किसके लिए लाता था तो कमा कर किसके लिए लाता था तो अपने बेटे और बहुओं के लिए लाता था। परंतु उनका बेटा और बहू उसे नहीं मानता था। मगम्मा को क्या करता था तो उसका बेटा और बहू उसे नहीं मानता था और झगड़ा करता था। और किससे करता था तो मगम्मा से करता था। और क्यों करता था तो अपने पोते का बहाना बनाकर करता था। मगम्मा से बहू किस लिए करता था तो अपने बेटे को बहाना बनाकर करता था मगम्मा से झगड़ा। और मगम्मा क्या कैसी कपड़ा पहनती थी तो मखमल का कपड़ा पहनती थी। तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। तो और लिखा गया है यहाँ पे बेटा और बहू वह प्यार नहीं मिलता था, यानी बेटा और बहू से मगम्मा पैसा तो देती थी, बेटे और बहू के लिए लाती थी शहर से दही बेचकर, किंतु मगम्मा का वह प्यार नहीं मिलता था। मगम्मा का एनी टाइम झगड़ा ही होता रहता था जिससे इसी उम्मीद रहती थी, जिसकी इससे उम्मीद रहती थी, मिलता था जिसके इससे उम्मीद रहती थी। जवानी में वह अपने पति के बिछोह का दुख भी सहती थी, यानी जब मगम्मा जवाने थे तो उसी समय उनका पति का देहांत हो गया, यानी मृत्यु हो गया मगम्मा का। तो उसे बिछोह का मतलब वही होता है मगम्मा का पति का मृत्यु हो गया, जिसके कारण मगम्मा का जीवन कष्टमय हो गया। बहुत सारे झगड़ा लड़ाइयाँ होने लगे घर में। तो आप लोग को यह क्वेश्चन आपसे पूछेगा मगम्मा का चरित्र चित्रण करें तो आप लोग लिखिएगा मगम्मा अपना काम काज कर घर चलाने वाली गांव की एक अच्छी महिला थी। वह गांव से दूर शहर में दही बेचने जाती थी या आती थी और वह शहर से घर के लिए पैसा कमा ले जाती थी। क्या ले जाती थी तो पैसा कमा के ले जाती थी, परंतु घर में बेटा बहू वह प्यार नहीं मिलता था। बेटा बहू से वो ऐसा प्यार नहीं मिलता था जब वह पैसा भी देती थी तभी भी, जिससे
जिसकी इस उम्मीद रहती थी, जिसके इससे उम्मीद रहती थी। जवानी में उसके पति देहांत हो गए, जिसके कारण मगम्मा का जीवन दुखमय हो गया, यानी दुख से जीवन व्यतीत करने लगे। तो आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे ज़रूर लिख दीजिएगा। आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है यह सभी क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है, सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस कर रही थी। तो सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस कर रही थी। तो सीता के कितने लड़के थे। तो सीता के 3 लड़के थे। और सीता धरती कब तक घूमेगी, क्या मुख्य पात्र कौन है। तो यही सीता है। और सीता आप रुआसी क्यों हो गई थी। तो अपना काला ओढ़ना देखकर सीता रुआसी हो गई थी। और सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था। तो कैलाश था। क्या था। तो कैलाश था सीता के बड़े लड़के का नाम। और छोटे लड़के का नाम क्या था। सीता के छोटे लड़के का नाम क्या था। तो छोटे लड़के का नाम बिज्जू था। क्या था। तो बिज्जू था छोटे लड़के का नाम। क्या था। तो बिज्जू था छोटे लड़के का नाम। और सीता के कितने लड़के थे। तो टोटल 3 लड़के थे। तीनों का क्या हुआ था। तो विवाह हो गया था। तो चलिए देखते हैं 2 का हमारा उत्तर क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस कर रही थी। तो आप लोग उत्तर में इसी प्रकार लिखिएगा, जब तक सीता के पति जिंदा थे। क्या। जब तक यानी सीता के पति जीवित थे तब तक घर में सब कुछ ठीक ठाक यानी अच्छा चल रहा था। जब तक सीता के पति जिंदा थे तब तक घर परिवार में सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। जैसे ही सीता के पति की मृत्यु हो गई, घर धीरे धीरे बिगड़ने लगा। जैसे ही सीता के पति मृत्यु हो गई, सीता के पति, तो घर का स्थिति कैसा हो गया। तो खराब हो गया, झगड़ा झंझट होने लगा। और माँ का खाना पर एक महीना उस बेटे के पास और एक महीना उस बेटे के पास ऐसा होने लगा कि जे खाना के लिए और खाना के लिए महामारी खर्च के लिए कितना पैसा देने का कोशिश किया। तो उसका तीनों बेटा 50-50 रुपये महीना में देने का प्रयास किया। कितना कितना। तो 50-50 रुपया देने का प्रयास किया, जो कि बहुत ही अपनी माँ के साथ गलत किया। तो आगे लिखा है, सीता के बेटा आपस में झगड़े लड़ते थे, आपस में झगड़ा लड़ाई करते थे। जो सीता के बेटा थे वो आपस में ही झगड़ते थे तीनों भाइयों में, कि माँ को 1 महीना हम रखेंगे, 1 महीना तू रखेगा, 1 महीना वो रखेगा, ऐसे ही करते थे। बहुओं सीता पर चीखती चिल्लाती थी। जो बहू थी वह तीनों का, सीता के बेटा तीनों के बहू थे, जो सीता पर क्या करती थी। तो भला बुरा कहकर बोलती थी, जिसे चीखती चिल्लाती थी, यानी झाड़ झपट करती थी। और यहाँ पर लिखा गया है झगड़ा करती थी, झगड़ा यानी झाड़ झपट करती थी। और लिखा गया है बच्चों की दादी के पास आने नहीं देती थी। जो कि सीता के पोते भी थे, तो उनके पास, सीता के पास नहीं आने देती थी। कौन नहीं आने देती थी। तो तीनों का, जो कि सीता के बेटा का बहू नहीं आने देता था अपना बेटों को सीता के पास। और यहाँ पे लिखा गया है नहीं आते देती थी। और सीता अपने ही घर में एकदम अकेले हो गई थी। सीता अपने घर में क्या हो गई थी। तो अकेले हो गई थी। और बेटे और माँ को लेकर आपस में झगड़े होते रहते थे हमेशा। जब देखो जब झगड़ा ही होते रहते थे। वही यहाँ पे लिखा गया है, और माँ अब किसके हिस्से में रहेगी, मतलब माँ अब किसके बारी में रहेगी, किसके, मतलब आज हम रख लिए तो फिर 1 मंथ हम रख लिए तो फिर दूसरा मंथ वो रखेगा। तो ऐसा ही सोचता था वह तीनों भाई की, 1 महीना हमारे पास रहेगा, 1 महीना तो हमारा पास। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, माँ अब किसके पास रहेगी, यह हिस्सा में होती रहती थी। यह सब देखकर सीता अपना घर में घुटन महसूस कर रही थी। यह सब हो रहा था तो सीता अपने घर में घुटन महसूस कर रही थी। कैसा महसूस कर रहा था। तो घुटन महसूस कर रहा था। तो आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा, सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस कर रही थी। तो आप लोग उत्तर में इसी प्रकार लिखिएगा, जब तक सीता के पति जीवित थे यानी जिंदा थे तब तक घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जैसे ही सीता के पति मृत्यु हुए, घर धीरे धीरे बिगड़ने लगे। क्या हो गए। तो घर धीरे धीरे बिगड़ने लगे। सीता के बेटा आपस में झगड़ने लगे। और बहुओं सीता पर चीखती चिल्लाती थी। और आपसे
झगड़ा करती थी। यहाँ पे लिखा गया झगड़ा करती थी, बच्चों को दादी के पास नहीं आने देती थी, जिससे सीता अपने ही घर में अकेले हो गई थी, जिसके कारण सीता अपने ही घर में अकेले हो गई थी। बेटे और माँ को लेकर आपस में झगड़े होते रहते थे। बेटे और माँ को लेकर आपस में झगड़ा होते रहते थे। माँ अब किसके हिस्से में रहेगी, यह सब देखकर सीता घुटन महसूस कर रही थी। तो आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा और यह चैप्टर भी मस्त है, धरती कब तक घूमेगी। तो आप लोग इसे जरूरी देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में मान लीजिए आपको यह नहीं याद है तो कहानी की तरह लिख दीजिएगा, आपके 2 में 2 मार्क्स मिलेगा, यह हमारा गारंटी है। इसमें से आप 3 लाइन 4 लाइन 2 लाइन जरूर लिख दीजिएगा, आपके जरूर मिलेंगे 2 में 2 मार्क्स। ऐसा नहीं कीजिए यह हम पूरा पढ़ाए तो यह पूरा ही लिखना है, ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि इतना आपसे याद होगा कभी नहीं होगा। आप लोग समझिएगा बारीकी से, बेहतर तरीके से, तो आपको होगा। तो सीता कितने रुपये देने की बात सुनकर रोआसी हो गई, तो 50-50 रुपये महामारी खर्च देने की बात रोआसी हो गई सीता। तो आप लोग इसे समझ लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है, मंगू की माँ उसे अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करानी चाहती थी। मंगू की माँ उसे अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करानी चाहिए, तो मंगू को माँ किसे भर्ती नहीं करानी चाहती थी। तो मंगू को भर्ती अस्पताल में नहीं कराना चाहती थी क्योंकि मंगू मरने ही वाला था, जन्म से ही पागल और गूंगी था। क्या था, पागल और गूंगी था। और मंगू को किसने बोला था, अगहन में आने वाले अगहन के महीने में मंगू ठीक हो जाएगा, ऐसा कहा था। किसने कहा था, तो वह मंगू की बड़ी बहन कम्बू थी। क्या थी, मंगू की बड़ी बहन कम्बू थी। वो कही थी, कम्बू थी, तो वो कही थी कि मंगू आने वाले अगहन में ठीक हो जाएगा। तो यही यहाँ पे लिखा गया है, आप लोग उत्तर में लिखिएगा। मंगू की माँ सोचती है कि अस्पताल में मंगू को देखभाल की ठीक से नहीं हो पाएगा। क्या हो गया, मंगू का देखभाल अस्पताल में ठीक से नहीं हो पाएगा, इसलिए मंगू की माँ उसे अस्पताल में भर्ती नहीं करानी चाहती थी। तो आपको समझ में आया यह क्वेश्चन, अगर समझ में नहीं आया तो आप समझिए। तो मंगू की माँ यह सोचती थी, क्या सोचती थी, तो यह सोचती थी कि मंगू को अस्पताल में भर्ती अगर करा देंगे तो मंगू को देखभाल वहाँ करने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि मंगू बिस्तर पर ही पेशाब पैखाना कर देती थी। क्या करते थे, तो मंगू लेटे लेटे हुई यानी सोते सोते ही पेशाब पैखाना कर देती थी। और मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी थी। और किसने बोला था कि आने वाले महीने में मंगू ठीक हो जाएगी, यानी अगहन के महीने में, तो वह बोला था कम्बू ने। और मंगू के बड़ी बहन क्या था, तो कम्बू था। तो ऐसा ही ने बोला था। और पहली बार कौन अस्पताल का विरोध नहीं किया, तो माँ जी ने अस्पताल का विरोध नहीं किया। और माँ जी का यह भी कहना था कि अस्पताल में डॉक्टर नर्स सभी अपने अपने काम निभाते हैं और किसी को ध्यान नहीं रखते हैं, इसीलिए माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराने चाहते थे। क्योंकि जितने भी डॉक्टर नर्स सभी होते हैं अस्पताल में, तो वह अपना काम से मतलब रखते हैं और दूसरे के काम से मतलब नहीं रखते हैं, यानी मंगू को देखभाल नहीं कर पाता। इसीलिए माँ जी का कहना था कि मंगू घर पे ही रहेगा, अस्पताल में भर्ती नहीं होगा। तो आप लोग को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप लोग इसे जरूर लिख दीजिएगा, कहानी की तरह है, आप लोग जरूर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर, खोखा किन मामलों में अपवाद था। खोखा किन मामलों में बात था, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है फाइनल बोर्ड परीक्षा में, खोखा का दूसरा नाम क्या है। खोखा का दूसरा नाम क्या है, तो कासू है। क्या है, तो खोखा का दूसरा नाम क्या है, तो कासू है खोखा का दूसरा नाम। और किसने खोखा को 2 दांत तोड़ दिया, आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो किसने खोखा को 2 दांत तोड़ दिया, यानी कासू को किसने 2 दांत तोड़ दिया, तो मदन ने। किसने तोड़ा, तो मदन ने खोखा यानी कासू को 2 दांत तोड़ दिया। और कितने दांत, तो 2 दांत तोड़ दिया, एक गुस्सा मारा कि 2 दांत तोड़ दिया। और कासू मदन के साथ किस खेल में शारीरिक होना चाहता था, तो लड्डू नचाने के खेल में। कौन से खेल में शारीरिक होना यानी शामिल होना चाहता था कासू, तो कासू यानी खोखा कौन सा खेल में शामिल होना चाहता था मदन के साथ, तो लड्डू के खेल यानी लड्डू नचाने के खेल में शामिल होता था। और गांव के आवारागर्द लड़कों के साथ कौन लड्डू नचा रहा था, तो यही लड्डू नचा रहा था मदन। कौन लड्डू नचा रहा था, गाँव के आवारागर्द छोकरों के साथ कौन लड्डू नचा रहा था, तो यही मदन लड्डू नचा रहा था।
था। और मदन किसका पुत्र है? तो मदन गिरधर लाल का पुत्र है। किसका पुत्र है? तो यह मदन गिरधर लाल का पुत्र है। और गिरधर लाल क्या करता है? तो किरानी का काम करता है। क्या करता है गिरधर लाल? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या करता है? तो किरानी का काम करता है। कौन सा? तो किरानी का काम करता है। और किसके यहाँ काम करता है किरानी का? तो सेन साहब के यहाँ काम करता है। किसके यहाँ? तो खोखा का यहाँ। और क्यों बोले हम कि जो खोखा का यहाँ काम करता है? तो हम खोखा का यहाँ इसलिए बोले हैं क्योंकि सेन साहब का बेटा जो था पुत्र, वह खोखा था और खोखा का ही दूसरा नाम कासू था। तो सेन साहब का पुत्र कौन था? तो खोखा था और खोखा का ही नाम दूसरा कासू था। और सेन साहब को मतलब सेन साहब के पुत्रियाँ कितनी थी? तो टोटल पुत्रियाँ 5 थी। और सेन साहब के यहाँ गिरधर लाल थे जो कि मदन का पिता, वह किरानी का काम करते थे। और सेन साहब का नई मोटर कार किस रंग की थी? तो काली रंग की थी। किस रंग की थी? तो ब्लैक रंग, जिसे काली रंग की थी। और सेन साहब की मोटर कार कितने रुपये की थी? तो 7,500 की थी, यानी 7,500 की थी। कितने रुपये की? 7,500 यानी 7,500 की थी सेन साहब की नई मोटर कार, और काले रंग के थी। और सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? तो बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्यों बनाना चाहते थे? तो उनके तोड़ फोड़ की हरकत के कारण उनके मन में सपना उठ गए कि यह बिजनेसमैन और इंजीनियर बनेगा। बिजनेसमैन या इंजीनियर बनेगा खोखा, उसके तोड़ फोड़ के हरकत के कारण। और खोखा क्यों अपवाद था? तो खोखा घर के नियमों के मामलों में अपवाद था। घर के नियमों के धजिया उड़ाने में अपवाद था। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा खोखा के मामलों में अपवाद था, तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा खोखा सेन साहब के जीवन के मामलों के साथ साथ खोखा सेन साहब के जीवन के मामलों यानी आगे के उम्मीद यानी आगे के भविष्य में भी, भविष्य के लिए भी, साथ साथ वह अपने घर के नियमों के मामलों में भी अपवाद था। खोखा बहुत बड़ा नटखट बच्चा था जो एक बार पत्रकार आए थे। सेन साहब के मित्र कौन था? तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नहीं हुआ है तो अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन कीजिएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा। तो सेन साहब का मित्र कौन था? तो पत्रकार था। कौन था? तो पत्रकार था सेन साहब का मित्र। और पत्रकार के हवा किसने निकाल दिया? पत्रकार के हवा नहीं, सॉरी, पत्रकार के गाड़ी का हवा किसने निकाल दिया? तो यही खोखा ने निकाल दिया। किसने निकाला? तो पत्रकार के गाड़ी के हवा किसने निकाला? यानी कार के हवा किसने निकाला? तो यही खोखा, जिसे कासू ने निकाला और हवा निकाल दिया पत्रकार के गाड़ी के। तो आप लोग समझ सकते हैं कितना बड़ा नटखट था। तो आप लोग इसे लिख दीजिएगा, आपको 2 में 2 मार्क्स मिलेगा। तो आप लोग इतना जरूर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर। अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, कैसे? अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई, कैसे? तो अब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। और जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा से भी अधिक कहा गया है। जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा के भी रूप में जाना जाता है। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो महू गाँव के मध्य प्रदेश में हुआ था। और कब हुआ था? तो 14 अप्रैल। कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1824 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1824 ईस्वी में हुआ था। महू मध्य प्रदेश नामक गांव में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का। और संविधान किसने लिखा है? तो संविधान को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है। और हानिकारक पहलुओं से भी जाति प्रथा को क्या कहा गया है? तो हानिकारक पहलुओं से भी अधिक है यह बेरोजगारी। और बेरोजगारी को भीमराव अम्बेडकर सच्चा और प्रेरणात्मक मानते हैं। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के प्रेरणात्मक व्यक्ति कितने थे? तो टोटल 3 थे। तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्यों बना हुआ है? तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है क्योंकि यह किसी व्यक्ति को अपने ही जाति से हटकर, यानी अपने ही जाति से हटकर कोई भी श्रम चुनने का अनुमति नहीं देता है। अपने ही जाति से हटकर कोई श्रम यानी किसी प्रकार का जाति चुनने का अनुमति यह नहीं देता है। जाति प्रथा कौन नहीं देता है? तो जाति प्रथा नहीं देता है यह अनुमति। और
जिस जाति के हैं उसी जाति के आधार पर जो श्रम होता है वह आपको करना पड़ेगा। मतलब आप जिस जाति को हो, ब्राह्मण जाति को हो, यादव जाति को हो, किसी भी जाति को हो, आप कोई भी जाति के हो, तो जो जाति से हो वह काम आपको करना पड़ेगा। उसका जो नियम होगा, निर्धारित काम होगा, वह काम आपको करना ही पड़ेगा। तो वही यहाँ पर लिखा गया है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्यों बनी हुई है? तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है क्योंकि यह किसी व्यक्ति को अपने ही जाति से हटकर कोई श्रम चुनने का अनुमति नहीं देता है। यानी अपने ही जाति से हटकर कोई अन्य जाति का चुनने का वर्जित यानी अनुमति नहीं देता है। जिस जाति के आप हैं उसी जाति के आधार पर आपको जो श्रम होता है वह काम करना ही पड़ेगा, तो करना ही पड़ेगा। तो आप लोग इसे ज़रूर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर। अपने शब्दों में पहली बार बहादुर का वर्णन करें। अपने ही शब्दों में पहली बार बहादुर का वर्णन करें। तो बहादुर का वर्णन करना है तो उत्तर में आप लोग लिखिएगा बहादुर ठीकने गद का लड़का था। बहादुर क्या था? तो बहादुर ठीकने गद का लड़का था। उसका रंग गोरा था और उसका मुंह चपटा था। उसका बहादुर किसका बेटा था? तो ठीकने गद का बेटा था और उसका रंग गोरा था। बहादुर का रंग कैसा था? तो गोरा था और उसका मुंह कैसा था? तो चपटा था। और वह अपनी आंखें को बुरी तरह से मटक मटक कर घुमा रही थी। क्या कर रही थी? तो वह अपने आंखों को बड़ी तरह से मटका कर घुमा रहा था। मतलब ऐसे ऐसे नचा रहा था, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, मटका रहा था। आधी बाह की सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहना था। क्या? आधा बाह का कमीज पहना था। क्या पहना था? तो कमीज और भूरे रंग का। किस रंग का? तो भूरे रंग का जूता पहना था। और वो भी कैसा पहना था? तो वो भी पुराना जूता पहना हुआ था। उसके गले में स्काउट जैसा एक रुमाल बांधा था। उसके गले में एनी टाइम रुमाल बांधते थे। क्या बांधते थे? तो गले में एक गोला टाइप करके रुमाल बांध लेते थे। और अपने साथ क्या कर लाए थे? तो बहुत सारा गोलियां भी लाए थे, खेलने वाला सामान से लाए थे। और वह लेखक के घर से भाग गया, वो सारे सामान छोड़कर भाग गया, लेखक के डांट के कारण भाग गया। और यहाँ पर लिखा गया पहली बार वह ऐसा ही दिखाई देता था। पहली बार वह ऐसा ही दिखाई देता था बहादुर। और बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो नेपाल से। और बहादुर अपनी माँ के मार के कारण कहाँ रात भर छिपा रहा? तो जंगल में छिपा रहा। कहाँ छिपा रहा? तो जंगल में छिपा रहा। और बहादुर अपने चलते समय कितनी राशियाँ लेकर चला था? तो 2 रुपया लेकर चला था। और बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? तो बहादुर ने भैंस को मार दिया था, इसलिए बहादुर की माँ गुस्से से पागल हो गई। और भैंस किसके पास भागी भागी आई? जब बहादुर मारा तो भैंस किसके पास भागी भागी आया? तो बहादुर के माँ के पास आया। और माँ ने समझ गया कि बहादुर इसे पीटा है। क्या किया है? तो माँ ने समझ गया कि इसे बहादुर पीटा है भैंस को, इसीलिए भैंस की कल्पना करके माँ बहादुर को दुगुना मारता था। कितना मारता था? तो दुगुना मारता था। यानी भैंसी को 1 फैट मारा बहादुर तो उसको माँ 4 फैट उसे मारती थी, यानी दुगुना मारता था। और बहादुर कहाँ से भाग गया था? तो नेपाल से। और नेपाल से भागकर कहाँ गया? तो उत्तर प्रदेश में गया। और बहादुर चैप्टर किसने लिखा है? तो अमरकांत ने लिखा है। किसने लिखा है? तो अमरकांत ने लिखा है बहादुर चैप्टर। कौन सा चैप्टर? तो अमरकांत ने बहादुर चैप्टर लिखा है। तो आप लोग इसे लिख दीजिएगा। आपको 100% यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है नागरी लिपि कब तक सर्वदेशिक लिपि थी? नागरी लिपि कब तक सर्वदेशिक लिपि थी? तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा नागरी लिपि का प्रचलन ईसा की 8वीं और 9वीं सदी से आरंभ हो गई थी। नागरी लिपि का प्रचलन ईसा की 8वीं और 9वीं सदी से आरंभ हो गई थी। ईसा की 8वीं सदी और 11वीं सदी से यह लिपि सर्वदेशिक लिपि बन गई थी। कब बनी थी? तो 8वीं और 11वीं सदी में ईसा के सर्वदेशिक लिपि बन गई थी। नागरी लिपि सर्वदेशिक लिपि कब बनी? तो 8वीं और 11वीं सदी में बनी। और पूरे भारत में यह फैला चुका था। पूरे भारत में यह फैल चुका था। ईसा के जब 8वीं और 11वीं सदी में ईसा सर्वदेशिक लिपि बनी तो पूरे भारत में फैल गया। क्या हुआ? तो पूरे भारत में फैल गया। और नागरी हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो नागरी लिपि में। नेपाली किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और मराठी भी हमारा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो यह क्वेश्चन आप लोग इतना लिख दीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है
शिक्षा का अध्ययन गांधी जी क्या मानते हैं और क्यों? शिक्षा का अध्ययन गांधी जी क्या मानते हैं और क्यों? तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा गांधी जी शिक्षा का अध्ययन व्यवहारिक शिक्षा को मानते हैं। किस शिक्षा को? तो व्यवहारिक शिक्षा को, जहां बच्चों का चरित्र चित्रण चित्रण के निर्माण के साथ साथ उसमें साहस, बल, सदाचार आदि लक्षण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विकास आदि का विकास होना चाहिए। सहजात बाल सहचार सभी का निर्माण होना चाहिए, यानी विकास होना चाहिए। और गांधी जी के अनुसार यह वास्तविक शिक्षा और इसी से एक अच्छे मनुष्य का निर्माण हो सकता है। तो शिक्षा अध्याय गांधी जी क्या मानते हैं और क्यों मानते हैं? तो गांधी जी शिक्षा का अध्याय व्यवहारिक शिक्षा को मानते हैं। यहाँ बच्चों को चरित्र के निर्माण के साथ साथ उसमें साहस, बल, सदाचार आदि लक्षण को विकास होता है। गांधी जी के अनुसार वास्तविक शिक्षा है और इसी से एक अच्छे मनुष्य का निर्माण होता है। तो आप लोग इसे जरूर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध थे? लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध थे? तो लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का घनिष्ठ संबंध थे। लखनऊ में बिरजू महाराज का क्या हुआ था? तो जन्म हुआ था। और लखनऊ के किस घराने के पीढ़ी के कलाकार थे? तो 7वें पीढ़ी के कलाकार थे लखनऊ में यह बिरजू महाराज। और लखनऊ में बिरजू महाराज क्या करते थे? तो नृत्य करते थे। कौन सा? तो कथक नृत्य करते थे। तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा लखनऊ और रामपुर दोनों से बिरजू महाराज का अभिनव संबंध है, यानी बहुत ही संबंध है। और लखनऊ में उनकी जन्मस्थली है। लखनऊ में क्या है? तो बिरजू महाराज का जन्म हुआ था लखनऊ में। और तो रामपुर उनकी बहनों का जन्म स्थली है। जब लखनऊ में बिरजू महाराज का जन्म हुआ था, रामपुर में किसका? तो उनके बहनों का जन्म हुआ। अपने पिताजी के साथ वो हमेशा रामपुर नृत्य प्रस्तुत करने जाते थे। क्या करने जाते थे? तो हमेशा रामपुर अपने पिता के साथ नाचने जाया करते थे। कौन जाते थे? तो बिरजू महाराज जाते थे। तो आप लोग इसे लिख दीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है, डुमराव की महत्ता किसके कारण से है? डुमराव की महत्ता किसके कारण से है? तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा डुमराव की महत्ता 2 कारणों से है। पहले तो यह कि इसके आसपास क्या है? तो इसके आसपास की नदी कचरों में नरकट, जो कचरों नहीं, किनारों यहाँ पे होना चाहिए। कचरों को गलत है, यह कचोरो है या कचरों, तो यह गलत लिखा गया है। यहाँ के आसपास के नदी किनारे नरकट नामक एक प्रकार का घास का पौधा पाया जाता है, जिसका प्रयोग घास नामक नरकट का पौधा पाया जाता है, जिसका प्रयोग शहनाई वादन के लिए किया जाता है। शहनाई बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो घास नामक नरकट के पौधे का प्रयोग किया जाता है। दूसरा कारण यह है कि शहनाई के सहसा बिस्मिल्लाह खां का यह पैतृक निवास है। क्या है? तो पैतृक निवास है। इनके परदादा उस्ताद सलाद हुसैन यही के थे। कहाँ के थे? तो डुमराव के ही थे उनके परदादा। बिस्मिल्लाह खां के कौन? तो परदादा थे डुमराव का। एक सेकेंड, थोड़ा सा इशू है। तो आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपसे पूछेगा डुमराव की महत्ता का वर्णन करें। तो आप लोग लिखिएगा डुमराव की महत्ता 2 कारणों से है। पहले तो यह है कि इसके आसपास नदी के किनारे नरकट नामक एक घास का पौधा पाया जाता है, जिसका प्रयोग शहनाई बजाने के लिए किया जाता है, यानी बनाने के लिए किया जाता है। और दूसरा कारण यह है कि शहनाई के शाह बिस्मिल्लाह खां का यह पैतृक निवास है। डुमराव क्या है? तो शहनाई के बिस्मिल्लाह खां का यह है, जन्म स्थली है, जन्मभूमि है डुमराव। और उनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन का भी जन्म स्थली है डुमराव। तो आप लोग इसे लिख दीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर, भारत माता कहाँ निवास करती है? भारत माता कहाँ निवास करती है और यह किस चैप्टर से लिया गया है? तो यह भारत से हम क्या सीखे उस चैप्टर से लिया गया है। तो भारत माता गाँवों में निवास करती है। और यही हमसे पूछा भारत माता कहाँ निवास करती है। तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा भारत माता गाँवों में निवास करती है, जहाँ खेत में सदा हरे भरे
रहते हैं, किंतु वहाँ के निवासी शोषण की चक्की में पिसकर तथा थका हुआ दिखाई पड़ते हैं। क्या पड़ते हैं? तो थका हुआ दिखाई पड़ते हैं। कहाँ के? तो गाँवों के किसान। कहाँ के? तो गाँवों के किसान, जितने भी किसान मजदूर होते हैं वह। तो आप लोग लिखिएगा उत्तर में, भारत माता गांव में निवास करती है जहां खेत सदा हरे भरे रहते हैं, किंतु वहां के निवासी शोषण की चक्की में पीस कर थका हुआ दिखाई देता पड़ता है या देता है। तो आप लोग इसे ज़रूर लिख दीजिएगा। तो थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं तो इसलिए क्षमा कीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर, धर्म के दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? धर्मों के दृष्टि से, यहाँ धर्म नहीं, धर्मों के दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? धर्म नहीं, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा, धर्मों की दृष्टि से भारत का एक अलग ही महत्व धारण किया हुआ है। भारत ने क्या किया है? तो धर्म के पथ पर चलने के बजाय एक अलग प्रकार का ही धर्म धारण किया हुआ है। कैसा? तो अलग प्रकार के ही धर्म के धारण किया हुआ है। भारत देश में ही धर्म का वास्तविक उद्भव और विकास हुआ है। भारत देश में ही धर्म का वास्तविक और उद्भव का विकास हुआ है। भारत में क्या होता है? तो भारत में सभी प्रकार के लोग होते हैं, अनेक जातियाँ का लोग वास करते हैं और सभी एकता के भाव से रहते हैं। तो आप लोग इसे जानते होंगे। तो यह वैदिक धर्म और बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म की जन्मभूमि है। यह जितने भी वैदिक युग के बौद्ध धर्म और वैदिक धर्म के थे, वो भारत भूमि किसका युग है? तो जन्मस्थान ही है। तो वैदिक धर्म और बौद्ध धर्म और जैन धर्म, यह तीनों का जन्मभूमि है। तो इस्लाम और ईसाई, कौन सा? इस्लाम और ईसाई धर्म का शरण स्थली भी है। इस्लाम और ईसाई धर्म का शरण भी स्थली भी है। यहाँ के सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। हम बताया भी न थे, भारत देश के लोग एकता के भाव से रहते हैं, यानी मिलजुल कर रहते हैं और बिना भेदभाव किए वास करते हैं भारत देश में। तो भारत देश में देवता भी तरसते हैं जन्म लेने के लिए। तो आप लोग इसे जरूर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मी के व्यक्तित्व का वर्णन करें। लक्ष्मी के व्यक्तित्व का वर्णन करें या लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालें, और लक्ष्मी का व्यक्तित्व क्या था? तो यह सभी क्वेश्चन पूछेगा। तो आप लोग लिख दीजिएगा, उत्तर में लिखिएगा, लक्ष्मी गांव में रहने वाली मेहनती महिला होने के साथ साथ कहानी के नायिका भी थी। क्या थी? तो लक्ष्मी गांव में रहने वाली महिलाओं के साथ साथ, मेहनती महिलाओं के साथ साथ वह कहानी की नायिका भी हुआ करती थी। वह साहसी, परिश्रमी एवं कुशल गृहिणी भी थी। वह काम भी करती थी। क्या करती थी? तो काम भी करती थी। और कहाँ काम करती थी? तो तहसीलदार के यहाँ काम भी करती थी। इसके पति द्वारा भेजे गए पैसों से जब उसका घर नहीं चल पा रहा था, मतलब उसका पति कोलकाता में जब नौकरी कर रहा था तो इतना पैसा नहीं कमाता पाता था ताकि उसके घर चल पाए। जितना पैसा उसके घर में खर्चा होता था उससे वो कम कमाता था। तो इसीलिए लक्ष्मी नौकरी करने लगी। और कहाँ करने लगी? झाड़ू पोछा का काम कहाँ करने लगी? तो तहसीलदार के यहाँ काम करने लगी। यहाँ पे लिखा गया, तहसीलदार के यहाँ काम करके घर का भरण पोषण करती थी। घर के भरण पोषण करती थी। जब वह प्राकृतिक प्रभाव के कारण उसके फसल खराब हो जाते थे, प्राकृतिक यानी बाढ़ सुखाड़ आ जाते थे, जिसके कारण उसका जो खेती करते थे तो वह खराब हो जाते थे। और लक्ष्मी के पास कितना ज़मीन था? तो 1 बीघा ज़मीन था। कितना था? तो 1 बीघा यानी 20 कट्ठा ज़मीन था। तो आप लोग समझते होंगे। तो वह निराश नहीं होती थी। वह निराश नहीं होती थी, बल्कि दूसरी बार फसल उगाने का प्रयास करती थी। मतलब एक बार फसल जो खराब हो गया तो उससे वह निराश नहीं होती थी, यानी बुरा नहीं मानती थी, और फिर दूसरी बार वह फसल उगा देती थी। यानी दूसरी बार धान की खेती वह कर देती थी खेत में। और यहाँ पे लिखा गया है, इस तरह वह एक जुझार महिला भी है, जुझार महिला भी है, और वह ममतामयी माता भी है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा फाइनल बोर्ड परीक्षा में, लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालें। तो आप लोग लिखिएगा, लक्ष्मी गांव में रहने वाली मेहनती महिला होने के साथ साथ कहानी की नायिका भी है, और वह साहसी, परिश्रमी एवं कुशल गृहिणी भी है। इसके पति द्वारा भेजे गए पैसे जब उसका घर नहीं चल पाता था
तो वह तहसीलदार के यहाँ काम काज करने का प्रयास किया और उस पैसा से कमाकर अपना भरण पोषण घर का खर्चा चलाया। और जब प्राकृतिक प्रभाव के कारण यानी प्राकृतिक आपदाएं के कारण बाढ़ या सुखाड़ आ जाने के कारण जब उसका फसल खराब हो जाता था तो वह फिर से निराश नहीं होता था और फिर से उगा लेता था खेती, यानी फिर से करता था और दोबारा खेती करता था। तो आप लोग इसे लिख दीजिएगा, आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है, मगम्मा को अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? मगम्मा को अपने बहू के साथ लेकर किस बात का विवाद था? तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा, मगम्मा की बहू नजम्मा अपने बेटे को किसी बात को लेकर पिटती रहती थी या पिटता था। यह देखकर मगम्मा उससे बोली, क्यों रे राक्षसी, ऐसे इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही हो? इसे बात को लेकर दोनों के पास आपस में विवाद का उत्पन्न हो गया। तो मगम्मा अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद थी? तो मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था। और नजम्मा ने क्या करता था, तो अपने बेटे को पीटता था और ताकि सास कुछ बोले तो उससे झगड़ा कर पाए, यह सोचती थी मगम्मा की बहू नजम्मा ने। और मगम्मा से कौन मिलता था? तो मगम्मा से रंगप्पा मिलता था। कौन मिलता था? रंगप्पा। और कहाँ था? अमराई के कुआं के पास। और किस में? तो रास्ते में मिलता था। किस में मिलता था? तो रास्ते में मिलता था, मगम्मा के कुआं के पास मिलता था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग इसे ज़रूर लिख दीजिएगा। थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं। और आपसे 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, पापाप्ती कौन थी, वह शहर क्यों लगाई गई थी? पापाप्ती कौन थी और उसे शहर क्यों लाई गई थी? तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा, पापाप्ती बल्ली अमाल की बेटी थी, वह शहर में इलाज कराने के लिए लाया गया था।